गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक अपना खाद और कीटनाशक। अर्थात जो खेती करते हैं किसान, उसमें वो किस तरीके से खाद का और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं और किस तरीके से जो हमारी भूमि है उसको नुकसान होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। पहले लोग पशुपालन अधिक करते थे। उन पशुओं का गोबर एक जगह इकट्ठा करते थे और खेतों में आवश्यकता अनुसार खाद के रूप में डाल देते थे। अर्थात प्राचीन समय में जो किसान खाद का उपयोग करते थे वो गोबर की बनी होती थी, अर्थात गोबर की खाद डालते थे। आजकल अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा है। वर्तमान में फसल अधिक प्राप्त करने के लिए किसान क्या करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी आदि। ये कुछ खाद के नाम हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है। इन रासायनिक खाद का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। इससे चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारी, सिर दर्द, बेचैनी इत्यादि रोग हो सकते हैं। अब देखिए जो ये खाद है इनका उपयोग हम करते हैं तो इनसे जो फसल पैदा होती है और उनका उपयोग करने से ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां हमें हो सकती है। रासायनिक खाद का अधिक उपयोग होने से कालांतर में जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आती जाती है। मतलब क्या होता है कि जब हम फसल तो अच्छी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो भूमि की गुणवत्ता है उस भूमि की गुणवत्ता में कमी होती जाती है। अतः हमें अधिक से अधिक जैविक खाद या देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो गोबर की बनी हुई खाद हो, सड़े गले पत्तों के अंशों की जो खाद हो, उसका उपयोग करना चाहिए। वो अच्छी होती है ज़मीन के लिए। अब देखिए खाद कैसे बना सकते हैं। तो विद्यालय में एक तरफ छोटा गड्ढा खोदो, उसमें विद्यालय में उगे हुए पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियाँ, मध्याह्न भोजन में बन रही सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके डालते रहें। अर्थात एक गड्ढा खोद कर हम क्या कर सकते हैं, उनमें जो सब्जियां, उनके छिलके, पत्ते, टहनियाँ वगैरह ये सब डाल सकते हैं। समय समय पर इसमें पानी भी डालते रहें। यदि आपको पशुओं का गोबर मिल जाए तो उसे भी इसमें डाल दें। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इससे आप पेड़ों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। अर्थात ये जो खाद बनेगी, इस खाद को हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए कि अनाज का भंडारण किस तरीके से किया जाता है किसानों के द्वारा। तो किसान जब खेतों में फसल की कटाई करते हैं तब उन्हें अनाज को सुरक्षित रखने की चिंता रहती है। खेतों से अनाज की बोरियां भरकर ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या अन्य संसाधनों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है। ये घर का कमरा या शीत भंडार कक्ष हो सकता है। अर्थात कोई भी घर का एक अपना कमरा होता है, उस कमरे में उस अनाज को रख दिया जाता है। अनाज को रखने के स्थान पर ज़मीन में नमी हो, जीव जंतुओं का प्रकोप नहीं हो। अर्थात ऐसे स्थान पर अनाज को रखा जाना चाहिए जहाँ पर जीव जंतुओं का प्रकोप नहीं हो, ठीक है, और उसमें सीलन नहीं आती हो, नमी नहीं हो। ऐसे स्थान पर रखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे फसल उत्पादन में कमी, कि जो फसल उत्पादन है उसमें किस तरीके से कमी हो रही है। तो समय पर वर्षा होने से खेतों में उत्पादन अच्छा होता है। कई बार समय पर वर्षा नहीं होने से, अधिक वर्षा होने से या बिल्कुल वर्षा नहीं होने से फसल खराब हो जाती है। देखिए अगर वर्षा सही होती है, अच्छी मात्रा में होती है तो फसल अच्छी पैदा होती है। लेकिन बरसात नहीं हो या फिर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए या फिर बरसात बिल्कुल ही नहीं हो, कम मात्रा में हो, तो ऐसी स्थिति में फसल नष्ट हो जाती है। इससे किसानों की आमदनी पर अधिक असर पड़ता है। अर्थात उनकी जो इनकम के स्रोत है वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार खड़ी फसलों में बीमारी लगने से फसलें खराब हो जाती है। कई बार क्या होता है, फसल में कुछ बीमारियां हो जाती है तो उस बीमारी के कारण भी वो फसल खराब हो जाती है। किसान जितनी राशि खेती हेतु व्यय करता है उतना पैसा भी उसे कई बार नहीं मिल पाता। अर्थात खेती में जो खर्चा होता है वो खर्चा भी उसे नहीं मिल पाता है।
मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुपालन शुरू किया। इसके द्वारा मनुष्य को भोजन, सवारी, खेती बाड़ी में सुविधा मिलने लगी। अर्थात जो पशु थे उन पशुओं का उपयोग उसने क्या किया कि जो खेती थी उसमें उनका उपयोग करने लग गया। पशुओं की खरीद व बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया जाने लगा। बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं जिनमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। फसलों के पकने पर त्यौहार भी मनाए जाने लगे। आज भी हम मेले व त्यौहार मनाते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला। फसल पकने के पर केरल में ओणम का त्यौहार मनाते हैं। केरल में ओणम मनाया जाता है फसल पकने पर। ओणम चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल पकने की खुशी व सुहावनी ऋतु आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु में मकर संक्रांति पर पोंगल का त्यौहार मनाते हैं और इस समय धान की फसल कटना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? पोंगल का। और केरल में कौन सा मनाते हैं? ओणम का त्यौहार मनाते हैं। पशुपालन के लिए पशु के स्वच्छ हवादार आवास, उचित एवं पौष्टिक आहार आदि का ध्यान रखा जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार पशु भी बीमार होते हैं तो उनकी कार्य क्षमता, उत्पादन आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं को भी विभिन्न रोग होते हैं, जैसे मुंहपका, खुरपका, थनैला आदि। कई बार क्या होता है, पशुओं के पैरों में रोग हो जाते हैं जिनकी वजह से वो चल भी नहीं पाते हैं, और मुंह में उनके रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से वो चारा नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से उनमें रोग हो जाते हैं, तो उन रोगों से उनको बचाना चाहिए। इसके अलावा आजकल कुछ लोग खाने पीने की वस्तुएं और उसके कचरे को प्लास्टिक की थैले में डालकर फेंक देते हैं। पशु उन्हें खा लेते हैं। पशुओं के पेट में जाकर ये थैलियाँ जमा हो जाती है, जिससे उनकी आंतें अवरुद्ध हो जाती है और वे मर जाते हैं। आजकल क्या है, प्लास्टिक की थैलियाँ का उपयोग करते हैं, तो उस वजह से भी क्या है कि उनमें वो जमा हो जाते हैं, खा लेते हैं उनको और वो जमा हो जाते हैं और उनकी जो आंतें हैं वो रुक जाती है। अनेक लोग पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, जैसे दुधारू पशुओं को पालकर दूध बेचने का व्यवसाय। आजकल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पशुओं को पाला जाता है और उससे जो दूध प्राप्त होता है उसको शहरों में पहुंचाया जाता है। डेयरी व्यवसाय कहलाता है। घोड़े पालने वाले अनेक व्यवसाय करते हैं, जैसे तांगा चलाना, घुड़दौड़ में भाग लेना, खेलों के लिए घोड़े उपलब्ध करवाना, शादी में दूल्हे दुल्हन के लिए घोड़े उपलब्ध करवाना। तो ये घोड़े के उपयोग है कि अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट होता है।